हेलो दोस्तों, एम के पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 13 क्वेश्चन का सीडीपी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट रेड करेंगे, जो कि सॉल्व पेपर है। उसको हम लोग देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में टेट सी टेट में देखने को मिलेगा। ऐसे प्रश्न को हम प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए होगा बोर्ड, सी पापलाव, सी टर्मन, डी स्किनर। इसका ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, बोर्ड। जो बोर्ड थे वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता उन्हें माना जाता है दोस्तों। और अगले प्रश्न में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि के तहत आता है। क्या आता है? ए प्रश्नावली, बी प्रेक्षणात्मक, सी केस स्टडी, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रश्नावली। जो व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि प्रश्नावली माना जाता है। अगले प्रश्न में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। सभी सही उत्तर देने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए है उसे इनाम देना चाहिए, बी उसे प्रोत्साहित करने हेतु आगे बढ़ने को प्रेरित करना चाहिए, सी उसे अनुशासनहीन बनने की छूट देनी चाहिए, डी उनको बच्चों के मार्गदर्शन में लगाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, उसे प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ने को प्रेरित करना चाहिए। ऐसे बच्चों को प्रेरित करना जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। परियोजना के लिए विषय का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए परियोजना बच्चों के निजी वास्तविक जगत से संबंधित होना चाहिए, बी परियोजना ऐसी हो जिसे बच्चे वास्तव में अनुभव कर सके, सी परियोजना से प्रत्यक्ष खोज के अवसर मिलने चाहिए, डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। इसका हम विस्तृत को रीड करेंगे। विस्तृत को रीड करेंगे, देखेंगे विस्तृत को। परियोजना के लिए विषय का चयन करते समय उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। परियोजना का विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें विभिन्न संकल्पनाओं की छूट हो। परियोजना के लिए विषय का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला परियोजना को बच्चों के निजी वास्तविक जगत से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, परियोजना ऐसी हो जिसे बच्चे वास्तव में अनुभव कर सकें। तीसरा, परियोजना में प्रत्यक्षता खोज के अवसर मिलने चाहिए। चौथा, परियोजना के प्राकृतिक व स्थानीय संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है? पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी ज्ञानात्मक, डी क्रियात्मक। ऑप्शन बी सही होगा, भावात्मक। इसका विस्तृत को रीड करेंगे, विस्तृत आंसर को देखेंगे हम। भावात्मक पक्ष बालक के व्यवहार रुचि का मनोवृत्ति से संबंधित होता है। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे।
इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिल सके। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करेंगे हम। मौखिक प्रश्नों के 2 सही विकल्प होने पर छात्रों की कैसी प्रतिक्रिया होगी? पहला, छात्रों में शिक्षक की अज्ञानता प्रदर्शित होती है। दूसरा, बी, छात्र शिक्षक को हंसी का पात्र समझेंगे। सी, छात्रों में उत्तर के प्रति असमंजस की स्थिति होगी। डी, छात्र अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। छात्रों में उत्तर के प्रति असमंजस की स्थिति बनी होती है। इसका 6 का आंसर सी सही है। इसके विस्तृत को रीड करेंगे दोस्तों। प्रायः ऐसे प्रश्न अप्रयोक्ता का प्रदर्शन करते हैं तथा शिक्षक के प्रति तथ्यों के अभाव में भावात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे प्रश्न से बचना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। प्रश्न पूछने के द्वारा कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, कक्षा में असावधान बच्चे सावधान हो जाते हैं। बी, शिक्षक द्वारा प्रश्न करने से छात्र उत्तर की खोज में व्यस्त हो जाते हैं तथा फिर अन्य कार्यों द्वारा बाधा दूर हो जाती है। सी, शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों को चौकन्ना कर देते हैं। डी, कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही होगा। शिक्षक द्वारा प्रश्न करने से छात्र उत्तर की खोज में व्यस्त हो जाते हैं तथा फिर अन्य कार्यों द्वारा बाधा दूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम। समस्या विधि के चरणों में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए, प्रस्तुतिकरण। बी, वांछित सामग्री का चयन एवं संकल्प। ऑप्शन सी, निष्कर्ष। डी, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न पर जाने से पहले इसका विस्तृत हम देखेंगे कि एक निश्चित क्रम में समस्या विधि के निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला, प्रस्तुतिकरण। दूसरा, वांछित सामग्री का चयन और संकल्प। सी, निष्कर्ष। चौथा, मूल्यांकन। पांचवा, लेख तैयार करना। अगले प्रश्न को रीड करेंगे हम। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न की भाषा कैसी होनी चाहिए? पहला, प्रश्न की भाषा बच्चों के ज्ञान के स्तर की और स्पष्ट होनी चाहिए। 20 ऑप्शन, उनके मन को झकझोरने वाली होनी चाहिए। सी, बच्चों को सोचने पर विवश करने वाली होनी चाहिए। डी, नवीन विचार एवं शब्दों वाली होनी चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न की भाषा बच्चों को ज्ञान के स्तर की और स्पष्ट होनी चाहिए। जो प्रश्न की भाषा है बच्चों के ज्ञान के स्तर के बराबर होनी चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेंगे हम। पिछली सीटों पर बैठे बच्चों को कैसे सचेष्ट रखा जाए? ऑप्शन ए, उनको सावधानी वाले संबोधनों से अनुशासित करके। बी, उनको प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में शामिल करके कक्षा को क्रियाशील बनाना चाहिए। सी, पीछे बैठे बच्चों के पास स्वयं जाकर। डी, बच्चों को अपने पास बुलाकर। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। इसमें ऐसे बच्चों को उनको प्रश्न उत्तर प्रक्रिया में शामिल करके कक्षा को क्रियाशील बनाना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, अम्फेजिया मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। बी,
डिसलेक्सिया पठन संबंधित अक्षमता है। सी डिस्ग्राफिया ग्राफ निर्माण संबंधित अक्षमता है। डी डिस्केलुकिलिया गणितीय अक्षमता है। ऑप्शन सी सही होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को रीड करेंगे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी मूर्त से अमूर्त की ओर, सी पूर्ण से अंश की ओर, डी सरल से जटिल की ओर। ऑप्शन सी सही होगा, पूर्ण से अंश की ओर। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। किसी भी बच्चे का नाम लेकर प्रश्न पूछने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बच्चा एकाएक प्रश्न पूछने से हतप्रभावित हो जाता है। बी वह अपने को शिक्षक के गुस्से का निशाना बना लेता है। सी बच्चा अनुत्साहित हो जाता है। डी प्रश्न सभी को समान रूप से वितरित न होने से दूसरे बच्चे समुचित ध्यान नहीं देते। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिल सके। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। प्रश्न का तत्काल उत्तर पाने का शिक्षक का प्रयास किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए अप्रभावी प्रश्न कला का उदाहरण, बी तथ्यात्मक उत्तर की जानकारी पाना, सी चिंतन प्रक्रिया का विपरीत भाव घोतक, सी शिक्षक को पढ़ाने में अरुचि का भाव, डी ए और बी दोनों। ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करेंगे दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण का शुभारंभ किसने किया था? डॉक्टर बोस, बी डॉक्टर A.W.D. एलेन, सी एचिसन, डी क्लेनवेस। ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर बी A.W.D. एलेन। इस प्रश्न का विस्तृत देखेंगे दोस्तों, विस्तृत देखेंगे। इस प्रश्न का विस्तृत हम देखेंगे। विस्तृत को रीड करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो स्टडी का शुभारंभ करने वाले विद्वान डॉक्टर A.W.D. एलेन थे। शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण एक नया आविष्कार है। सूक्ष्म शिक्षण एक सुनियोजित शिक्षण है जिसके प्रमुख उद्देश्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला, कक्षा के आकार को 5 से 10 लोगों को सीमित करना। बी दूसरा, समय सीमा को 36 मिनट तक कम करना। सी पाठ के आकार को कम करना। सी शिक्षण कौशल को कम करना तथा शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना। अगले प्रश्न को रीड करेंगे हम। 16 नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? ऑप्शन ए समस्या समाधान पद्धति, बी आगमन निगमन पद्धति, सी प्रयोगशाला पद्धति, डी सुकराती पद्धति। ऑप्शन डी सही होगा, सुकराती पद्धति। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? ऑप्शन ए बाल साहित्य, बी खेल, सी वातावरण, डी राष्ट्रीयता। ऑप्शन बी सही होगा, खेल।
खेल विधि द्वारा बच्चों का सामाजिक विकास अत्यंत सकारात्मक रूप से होता है, क्योंकि खेल की शिक्षण विधियों द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। पुनरावलोकन के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, पूरे पाठ को दोहराना। बी, ये आश्वस्त करना कि जो ज्ञान बच्चों को दिया गया है उसे उन्होंने हृदयंगम कर लिया है। सी, विषय पर पूर्ण विचार करना। डी, संशोधित करने की पृष्ठभूमि तैयार करना। ऑप्शन बी सही होगा। यह आश्वस्त करना कि जो ज्ञान बच्चों को दिया गया है उसे उन्होंने हृदयंगम कर लिया है। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्नों की संरचना कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, प्रश्न संक्षिप्त, सुनिश्चित एवं स्पष्ट होने चाहिए। बी, प्रश्न वर्णनात्मक उत्तर देने वाले होने चाहिए। सी, बच्चों को तथ्यों की जानकारी देने वाले होने चाहिए। डी, बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले होने चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न के जो प्रश्न होना चाहिए, जो प्रश्न की संरचना होती है दोस्तों, वो प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिए और सुनिश्चित एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न को रीड करेंगे हम। अगले प्रश्न को रीड किया जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिल सके दोस्तों। क्वेश्चन तक CDP का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है। ए, मॉन्टेसरी। बी, स्पेंसर। डी, फ्रामबेल ने। सी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, फ्रामबेल ने। इसका विस्तृत देखेंगे दोस्तों। फ्रेडरिक फ्रावेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पद्धति के माध्यम से बच्चों को रचनात्मक खेल, सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। जो पद्धति थी, इस पद्धति से बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। अगला प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न को हम रीड करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ए, बुद्धि स्तर में। बी, अभिवृत्ति में। सी, गतिवाही योग्यता। डी, ए सभी। ऑप्शन डी सही होगा, ए सभी। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। 22 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कितने अध्यायों में विभक्त की गई है? 5, 8, 10, 12। ऑप्शन ए सही होगा, 5। इसका विस्तृत को देखेंगे हम। वो 5 कौन कौन हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 5 अध्यायों में विभक्त की गई है, जो इस प्रकार हैं। पहला है प्रथम अध्याय परिक्षेप। दूसरा, द्वितीय अध्याय सीखना और ज्ञान। तृतीय अध्याय पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन। चौथा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। पांचवा, व्यवस्थागत सुधार। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। अच्छे शिक्षकों के प्रमुख गुण हैं। ऑप्शन ए, गतिविधियों के निर्माण की क्षमता। बी, बच्चों की मानसिक क्षमता पहचानने में सक्षम। सी, विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान। डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।
अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इसको हम 23 नंबर क्वेश्चन का विस्तृत देखेंगे। उपयुक्त सभी अच्छे शिक्षकों के गुण, अच्छे शिक्षक के जो गुण होते हैं, एक अच्छे शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला, गतिविधियों के निर्माण की क्षमता। दूसरा, स्पष्ट निर्देश। तीसरा, बच्चे की मानसिक क्षमता पहचानना। चौथा, निरंतर सीखने वाला। पांचवा, विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान। अगले प्रश्न पर चलेंगे। स्कूल का कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। पहला ऑप्शन, बच्चों की क्षमता या योग्यता के अनुसार। बी, विद्यालय प्रशासन के अनुसार। सी, पाठ्यक्रम के अनुसार। डी, शिक्षकों की रुचि के अनुसार। ऑप्शन ए सही होगा, बच्चों की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एससीडीपी का 13 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो कि सॉल्व पेपर है। हर एग्जामों में पूछा गया एक क्वेश्चन है एससीडीपी का, जिसको हम लोग रीड कर रहे हैं आज। सभी गलत उत्तर देने वाले छात्र के साथ क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन ए, उसे डांटना चाहिए। बी, उसे हंसी का पात्र बनाकर कार्यालय होना चाहिए था, कायल करना चाहिए। सी, गलत उत्तरों को त्याग कर बच्चे को बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। सी, उससे सही उत्तरों की नकल उतरवानी चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, गलत उत्तरों को त्याग कर बच्चे को बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। सही पर अधूरे उत्तर देने वाले छात्रों के प्रति शिक्षक को प्रतिक्रिया क्या होगी? पहला ऑप्शन, उसे ऐसे उत्तर देने से अनुत्साहित करना पड़ेगा। बी ऑप्शन, उसे सही जानकारी पाने के लिए सावधानी करना होगा। सी ऑप्शन, उसके उत्तर को सहयोगी प्रश्न के माध्यम से सही करके सही उत्तर का दोहरवाना। डी, कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, उसके उत्तर को सहयोगी प्रश्न के माध्यम से सही करके सही उत्तर को दोहरवाना, यानी रिवीजन करना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे दोस्तों। शिक्षा में भय और दंड का प्रभाव बालक पर किस प्रकार पड़ता है? ऑप्शन है, भय के कारण होने वाली उत्तेजना से उसकी समझ बिल्कुल काम नहीं करती। बी, ऐसे में बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई की तरह से बिल्कुल उचाट हो जाता है। सी, बच्चों को पाठ्यक्रम बोझिल करने लगता है। सी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को रीड करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे। ये सीडीपी का 13 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था दोस्तों। लास्ट का अभी 2 क्वेश्चन बचा है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी त्रुटियां रहेंगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जिसे हम उसको सुधार सकें। जो भी मानवीय त्रुटि हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अंतदर्शन विधि एवं बहिर्दर्शन विधि किस विधि के अंतर्गत स्वीकृत की गई? ऑप्शन ए, निरीक्षण विधि। बी, प्रयोगात्मक विधि। सी, संख्यात्मक विधि। डी, विकासात्मक विधि। ऑप्शन ए सही होगा, निरीक्षण विधि।
अंत दर्शन विधि एवं बहि दर्शन विधि निरीक्षण विधि के अंतर्गत स्वीकार किया गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि होती है वो किस अवस्था के लिए होती है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी के लिए ये प्रोजेक्ट श्री की जो अवस्था होती है वो उपयुक्त सभी के लिए होती है। बाल्यावस्था के लिए भी होती है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी होती है, किशोरावस्था के लिए, सभी के लिए होती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, सीखने की खेल विधि उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए, बी पूर्व बाल्यावस्था के लिए, सी युवावस्था के लिए, डी परिपक्वता के लिए यानी परिपक्वता के लिए। ऑप्शन बी सही होगा, पूर्व बाल्यावस्था के लिए। ऑप्शन बी सही होगा, पूर्व बाल्यावस्था के लिए। दोस्तों इस तरह से 30 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग इसी जगह रीड करके समाप्त किए। अगले प्रश्न के लिए अगले वीडियो में इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जो भी मानवीय त्रुटि होगी उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।